वाराणसी के भगवानपुर गांव पहुंचे राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के तत्वावधान में राजपूत गौरव सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षत्रिय समाज को जागरूक करना है। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने लगभग 1 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। राणा ने दावा किया कि कोरोना के चलते चुनाव की तैयारियां नहीं थी, लेकिन जिन सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाया वहां पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर रही। अब पार्टी यूपी विधानसभा में किस्मत आजमाएगी। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मुख्य 4 दलों में से उनसे गठबंधन हो सकता है जो उनके विचारधारा का सम्मान करे, अन्यथा पार्टी की तैयारी पूरे सीटों पर प्रत्याशी उतारने की है। यूपी उत्तराखंड में बिना हमारी पार्टी की कोई सरकार नहीं बना पाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, ना हम किसी जाति धर्म के लोगों के अधिकार छीनेंगे, न अपनी छीनने देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और ओवैसी के यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ने पर पड़ने वाले असर पर राणा ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग हैं, आप और ओवैसी की तरह नहीं हैं। ऐसे में हम चुनाव प्रभावशाली तरीके से लड़ेंगे और सरकार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2004 में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाने का दावा किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद राणा को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। एक सवाल के जवाब पर राणा ने कहा कि भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की वजह से पृथ्वीराज चौहान की बनाई गई समाधि को मान्यता नहीं मिल पा रही है। मैंने म्यांमार से बहादुर शाह जफर की अस्थियां लाने का भी प्रयास किया था। जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक हूं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उनका सबका मैं आभारी हूं। और समाज को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे जागरूक करना है, उसके लिए ये एक विचार गोष्ठी का जो कार्यक्रम रखा गया है। मुकेश सिंह जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, उनके माध्यम से आज वाराणसी के इस पावन धरा पे इस कार्यक्रम का आयोजन है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का, बहुत दूर दूर से बनारस के अलग अलग किनारे से सुबह 10 बजे से यहाँ एकत्रित हैं। और मैं आने में भी काफ़ी मुझे विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके लिए भी मैं सभी का आभार। बिहार में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या स्थिति वहाँ पे रही और उत्तर प्रदेश में क्या आपका? बिहार के अंदर और हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा था। बिहार में क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण पूरे देश में जो है हमें जो पर्याप्त समय है वो नहीं मिल पाया, तो 10 से 12 जिलों में हमने वहाँ पे संगठन का ढांचा बनाया था और करीब 24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, जिसमें अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट मिला। चुनाव में सीट नहीं निकली इस बार, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्योंकि अभी 1 साल बचा हुआ है चुनाव में, तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो है संगठन का ढांचा बनाने में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बिना सहयोग के कोई सत्ता में नहीं बैठ पाएगा, मतलब हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और हम लोग अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे समाज को लेके जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास जो है हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि ना किसी जाति धर्म का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो मेरे साथ हमारे जो पूर्वांचल के प्रदेश प्रभारी हैं, हमने उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसमें एक पूर्वांचल को भी एक अलग प्रदेश के रूप में हम मान के चल रहे हैं। तो राकेश सिंह जी वो भी हमारे साथ आए हैं, वो हमारे प्रभारी हैं पूर्वांचल के, और सभी लोगों के सहयोग से प्रदेश में अलायंस करेंगे किसी के साथ या सारी सीटों पे अकेले लड़ेंगे? देखिए, अलायंस को लेकर भी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक राजनीतिक दल हैं, 4 राजनीतिक दलों को छोड़ के ऐसे ऐसे दल हैं जो कि सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित हैं। जैसे कि अगर आप आरएलडी की बात करें तो पूरब में तो उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि पश्चिम में वो एक ठीक ठाक बड़ा राजनीतिक दल है। ऐसे ही अगर आप अपना दल या निषाद पार्टी की बात करें तो उसको पश्चिम प्रदेश में कोई जानता भी नहीं है कि अपना दल कौन है या निषाद पार्टी कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनडीए का हिस्सा भी हैं और यहाँ पर अच्छी पकड़ रखते हैं पूर्वांचल में। तो ऐसे जो अलग अलग हिस्सों के जो राजनीतिक दल हैं
उनमें से कुछ लोगों ने हमसे अप्रोच किया है, हमसे बातचीत भी की है गठबंधन को लेकर। लेकिन हम ये अभी मतलब जैसे शिवपाल जी से भी हमारी बात हुई थी, इसके अलावा और भी जो कई राजनीतिक दल हैं, आरएलडी से भी हुई। लेकिन ये फैसला कि किससे हमारा गठबंधन बनेगा, ये अभी आने वाले समय में ही डिसाइड किया जाएगा। जो हमारे कार्यकारिणी है वो इस बात को, क्योंकि हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है, हमारी एक विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा हमारे मैनिफेस्टो से मेल खाएगा और उसके लिए वो देगा कि भाई हम भी इस पर मतलब सहमत हैं, तो फिर हम उनके साथ गठबंधन करने पर विचार। इस बार आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार ताल ठोकने के लिए, तो कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको विधानसभा इस बार? देखिए क्या है कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उसका एक कोर वोट बैंक होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो हमारा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है इसका भी एक कोर वोट बैंक है, मुख्य रूप से स्वर्ण जाति का इसका वोट बैंक है। और क्योंकि पूरे देश में कोई भी राजनीतिक दल स्वर्ण जाति के लिए कोई विचार नहीं रखता या उसके हकों की भी कोई बात नहीं करता, ऐसे दोयम दर्जे का उनको जो है नागरिक माना जा रहा है। तो क्योंकि सबके अपने अपने जो है कोर वोट बैंक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भले ही हम स्वर्ण जाति की आवाज़ बन के बात को रखते हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि किसी जाति धर्म का जो है हक छीन लेना है। तो हम लोग चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, दलित भाई हों, पिछड़े भाई हों, उनके भी अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपने भी अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। जो आपने आम आदमी या ओवैसी या जितने भी क्षेत्रीय दल दूसरे की बात करी, जो उनका कोर वोट बैंक है वो डिफरेंट टाइप का है, हमारा अलग है। तो वो बढ़ें घटें, अगर आप देखेंगे तो प्रदेश की राजनीति पिछड़े और दलित तक ही सीमित है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पिछड़े और दलित की ही राजनीति करते हैं और उन्हीं के ही बीच में से अनेक राजनीतिक दल बने हुए हैं। तो अगर ओवैसी आते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी या बसपा को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, आम आदमी आती है तो भी इनको करेंगे। और आपको सबको मालूम है कि ये जो ओवैसी हैं या जो इस तरह के राजनीतिक दल अपनी काम करते हैं, इसके पीछे बीजेपी ही है, क्योंकि वो बीजेपी मतलब मैं फंडिंग करके ऐसे दलों को लेकर आती है जो कि समाजवादी या दूसरे जितने भी राजनीतिक दल है दूसरे के वोट बैंक को डिस्टर्ब करे। बीजेपी अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट करने की कोशिश रखती है हमेशा कि उनके वोट बैंक में छेड़छाड़ ना हो। दूसरों के वोट बैंक में से अनेक राजनीतिक दल फंडिंग करके बीजेपी बनवाती है, बनवा रही है। बिहार में भी पप्पू यादव और कई लोगों को खड़ा किया, ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश में भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई राजनीतिक दल बीजेपी के ही फंडिंग से खड़े किए गए हैं दूसरे के वोट बैंक को ख़राब करने के लिए। प्रकरण आपका बहुत काफ़ी हाईलाइटेड रहा है जी, अफगानिस्तान प्रकरण जो था जी। और आपने मंदिर भी बनवाया, लेकिन अभी सरकार के द्वारा अभी मान्यता उसको नहीं मिली है, तो इसमें आप अभी क्या प्रयास कर रहे हैं और सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए 2004 में जो हमारे आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जो कि हमारे देश के हर जाति हर धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी के महान पूर्वज हैं। और मेरा सौभाग्य है कि उनकी मिट्टी लाने का मुझे मौका मिला और लाकर हमने ज़िला मैनपुरी में उनका एक स्मारक के रूप में वो स्थापित किया वहाँ पे। सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए क्या है कि सरकार के काम करने का तरीका और समाज का अलग होता है। सरकार की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और अगर आप नोटिस करेंगे तो मुख्य समस्या तो यही है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है कि कुछ लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती दुश्मनी करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दूसरे देश को हो सकता है नाराज़ करके वो कुछ ऐसी मान्यता ना देना चाहे जिससे कि उसके जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर कुछ फ़र्क आए। जैसे कि सभी को मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बहादुर शाह जफ़र जी हैं। मैं तो बहादुर शाह जफ़र जी की भी समाधि म्यांमार में लेने के लिए गया था। जिस समय अफ़गानिस्तान से मैं वापस आया तो उसके बाद मैं म्यांमार गया था, बर्मा गया था कि बहादुर शाह जफ़र जी की भी समाधि को वापस लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जाति या धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा जो भी पूर्वज है, अगर उसने देश के लिए हमारे समाज के लिए कोई अच्छे कार्य किए हैं तो वो हमारा भी सम्मानित महान पूर्वज है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहादुर शाह जफ़र ही क्यों ना हो। तो
लेकिन भारत सरकार उसको नहीं लाती, चाहे तो ला सकती है, क्योंकि उनके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे या बुरे होने का उस पर प्रभाव पड़ता है। राजा भैया भी यहाँ पे से तालमेल करेंगे? देखिए, वो तो हमारे भाई हैं बड़े, और हम तो हमेशा चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, और क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का तो देखिए मुख्य मकसद है कि एक क्षत्रियों का झंडा, एक स्वर्णों का झंडा उनकी आवाज़ बन के विधानसभा लोकसभा में पहुँचे, और हम तो उनसे बातचीत करने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन भाई वो अब मान लीजिए वो बड़े आदमी हैं, अगर हमसे करेंगे तो हम तो हमेशा, हमारा पूरा समाज ही उनके साथ है। और लेकिन अगर समाज का चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, ये तो लोकतंत्र है और सबका बराबर का हक और वोट होता है, तो अगर जो हमारे मुद्दे हैं, हमारा जो मतलब मैनिफेस्टो है, उस पर वो हामी भरेंगे तो वो तो हमारे लिए सबसे प्रिय है और हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हमारा उनसे समझौता एक अंतिम सवाल, शेर सिंह राणा जी चाय नहीं पीते हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपके पहले भी इंटरव्यू में सुन चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो एक ही संदेश है कि जो क्षत्रिय है तो उसको, जो उसके महान पूर्वज हैं, प्रभु श्री राम हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जब आदमी उनके रास्ते पर चलता है तो ये नशा है। असल में क्या है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, उन्होंने राजपूतों का जो इतिहास है और जो एक राजपूत शब्द जो सुनते हुए कान को अच्छा लगने चाहिए था, उसको उन्होंने जो है उसकी दिशा बदल दी। आज राजपूत अगर कोई बोलता है तो वो सोचते हैं कि ये जो है मतलब शराबी है, और नहीं, कई बच्चे जो है लिख देते हैं कि वो राजपूत गया जिसका थाने और अपना उससे ठेके से वास्ता ना हो। तो क्या है कि ये जो बच्चों में जो गलत फहमी आई है, ये फिल्मों ने ही डाली है, जो कि समाज के लिए खराब बात है। और यही सब डिस्कशन जो क्षत्रिय महासभा है